हेलो एंड वेलकम टू स्टडिंग मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MSD 14 की, राइट, जिसका पेपर आपकी जो है 26 को होने वाला, राइट। सो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो भी आने लायक है, वो सारे मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो की PDF आपको एक्सेस करनी है तो टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप @स्टैटिक मित्रा भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं अपने। सो आइए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, है ना, और वन शॉट वीडियो रहेगा, कोई अलग पार्ट नहीं आने वाला है इसके। सो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपके पेपर है बेसिकली ये उपन्यास का, राइट। प्रेमचंद जी की जो उपन्यास है उनका पूरा जो है इसमें आपके सिलेबस देखने को मिलता है। तो आपके मोटा मोटा जो उपन्यास पूछे जाते हैं वो सेवा सदन है एक तो, है ना। सेवा सदन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवा सदन हो गया आपका, प्रेमाश्रय हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका गबन हो गया और एक रंगभूमि। इनसे आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको दो उपन्यासों की काफ़ी बड़ी डिटेल यहाँ पर दे दी एक बार में, ताकि अगर इनसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे आराम से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कि सेवा सदन उपन्यास की समस्या चेतना क्या है। देखो, कोई भी उपन्यास लिखा जाता है तो वो उपन्यास का कोई टारगेट होता है कि वो किस लिए लिखा जा रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो मोटा मोटा पर्पज़ उसका होता है। सो इसको रीड करते हैं अपन कि भूमिका क्या है सेवा सदन की। सेवा सदन 1918 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख सुधारवादी उपन्यास है, ठीक है। तो ये प्रेमचंद का सबसे पहला जो है सुधारवादी उपन्यासों में से ये एक रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया कि यह उपन्यास विशेष रूप से नारी जीवन की समस्याओं, पाखंड, सामाजिक पाखंड, नैतिक द्वंद्व को केंद्र में रखता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दिखाया गया है। वेश्यावृत्ति पर ज़्यादा बेसिकली ये जो है टारगेट, इसको वेश्यावृत्ति पर जो है लिखा गया है बेसिकली, कि किस तरह महिलाएं उस पेशे में चली जाती है, या फिर समाज किस तरह उनको उस तरफ धकेल देता है। इसमें समाज की कमजोरियों की आलोचना के साथ साथ सुधार का मार्ग भी प्रस्तुत या सुझाया गया है। इसमें नारी जीवन की समस्या सबसे ज़्यादा मुखर है इस पूरे उपन्यास में। तो उपन्यास की नायिका सुमन बाल विवाह, असफल दाम्पत्य और सामाजिक उपेक्षा की शिकार है। उसका वेश्यावृत्ति की ओर जाना व्यक्तिगत दोष नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की विफलता है, ठीक है। सो उसका वेश्यावृत्ति चले जाना क्या है, उसकी अपनी कमी नहीं है, वो बेसिकली क्या है, समाज की विफलता है, समाज की व्यवस्था की विफलता है। प्रेमचंद स्त्री को अपराधी नहीं, पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। वेश्यावृत्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, देखो, सेवा सदन में वेश्यावृत्ति को नैतिक पतन नहीं माना गया है, ठीक है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बताया गया है। और सत्य तो यह भी यही है, आज भी देखो अपन देखते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें मेनली आती है कि उसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के कारण जो है महिलाएं इस तरफ चली जाती है। आज जब भी अपन इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो, ठीक है। नैतिक पतन उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, इन्होंने प्रेमचंद ने। समाज स्त्री को गिराता है फिर उसी को अपमानित करता है, यही मुख्य विडंबना है, ठीक है। पुरुष समाज का दोहरा नैतिक मापदंड क्या है कि पुरुष वेश्याओं का उपयोग करता है लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखता है। ये दोहरापन प्रेमचंद की तीखी आलोचना का विषय है, ठीक है। ये लाइन बहुत ही सीधी लिखी हुई, आपको समझ में आ गई होगी ये। सुधारवादी दृष्टि क्या है, फिर प्रेमचंद इसमें सुधार क्या रखते हैं, देखो, कि सेवा सदन बेसिकली क्या एक संस्था है, ठीक है, नारी उद्धार और पुनर्वास का एक प्रतीक है। प्रेमचंद दंड नहीं, सुधार और पुनर्निर्माण में विश्वास करते हैं। फिर समाज और धर्म की आलोचना वो किस तरह करते हैं कि इसमें दिखाया गया कि धार्मिक पाखंड दिखाया गया, खोखली नैतिकता दिखाई गई है, ठीक है। दिखावटी समाज सेवा भी इसमें दिखाई गई है। सब पर वो एक तरह से व्यंग्यात्मक प्रहार करते दिखाई देते हैं इस पूरे उपन्यास के अंदर, ठीक है। समझ पा रहे होंगे बेसिकली। निष्कर्षतः ये क्या कह सकते हैं सेवा सदन के बारे में, सेवा सदन बेसिकली नारी समस्या का सामाजिक दस्तावेज है। यह उपन्यास प्रेमचंद की मानवतावादी सुधारवादी चेतना को स्पष्ट करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगी चीज। इसका प्रेमाश्रय उपन्यास में किसान जीवन और सामाजिक संघर्ष के बारे में जो है इस पर लिखा गया, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास उनके अंदर उनके सामाजिक ऐसे वर्गों के बारे में लिखा गया जो समाज से पीड़ित है, समाज से परेशान है, वैसे जैसे कि नारी हो गया, किसान हो गया, मजदूर हो गया, दलित हो गया। इस तरह के विषय उन्होंने अपने उपन्यासों में मतलब बनाए, उन पर लिखने का उन्होंने प्रयास करा है। तो इस प्रेमाश्रम में उपन्यास में आपको किसान जीवन और उसका सामाजिक संघर्ष देखने को मिलता है। तो प्रेमाश्रम बेसिकली 1922 में लिखा गया, ठीक है। ये किसान आधारित सामाजिक उपन्यास है। ये भारतीय ग्रामीण समाज में किसान का शोषण, जमींदारी व्यवस्था और वर्ग संघर्ष को केंद्र में रखता है। किसान जीवन की यथार्थ स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि किसान क्या है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, लेकिन वो शोषित होता है। किस से, लगान, बेगार, साहूकारी किसान के जीवन को नर्क बना देती है। किसान की मेहनत का फल जमींदार और महाजन ले जाते हैं, ठीक है। सो ये मोटा मोटा चीज़ है। ये भी आज भी अपन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखते हैं। मार्जिनल एरिया जो सीमांत एरिया जो है भारत के, उनमें आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो किसान जानकार नहीं है वो सरकार की स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, फिर भी वो है आज उन्हीं साहूकारों के चंगुल में आज भी फंसे हुए रहते हैं।
बट स्टिल आज काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, बट उस टाइम के समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो किसान जीवन का यथार्थ इस प्रकार का था उस टाइम पे। जमींदारी व्यवस्था की आलोचना उसमें की जाती है इस उपन्यास में, प्रेमाशय में, कि सत्ता और कानून का दुरुपयोग करते हैं जमींदार। किसान की भूमि उसके अस्तित्व से जुड़ी होती है, पर जमींदार के लिए केवल वो एक लाभ का साधन है। किसान के लिए उसकी जमीन उसका अस्तित्व बताती है, जबकि जमींदार के लिए तो क्या है, वो पैसे कमाने का साधन मात्र है। इसी में ज्ञान शंकर का चरित्र बहुत बार बार पूछते हैं आपको, तो प्रेमाश्रम उपन्यास में ही ज्ञान शंकर का चरित्र आता है। तो ज्ञान शंकर क्या है, बेसिकली ज्ञान शंकर एक शिक्षित है, मानवतावादी पात्र है। वह किसान के शोषण को समझता है, पर उसका संघर्ष अधिकतर वैचारिक रह जाता है। ऑब्वियसली बात है, एक पढ़ा लिखा इंसान सोचता ही रह जाता कि मैं इस समस्याओं को कैसे सुधारूं, बट वो कोई स्टेप नहीं ले पाता। आज भी अपने देश में ये समस्या है कि एक एक बड़ा बौद्धिक वर्ग जो है अपनी सामाजिक समस्याओं से अपने आप को परे हटा लेता है, और वो अपने आप में गुम रहता है। वो सोचता समझता है सब है, बट वो कुछ कर नहीं पाता बेसिकली। तो ज्ञान शंकर का भी वो ठीक वैसा ही इसमें चरित्र उभर के आता है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग की सीमाओं को दर्शाता है। तो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा होता है, बट फिर भी उनकी एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो ज्ञान शंकर का चरित्र उसी प्रकार का है। वर्ग संघर्ष की चेतना यहाँ देखने को मिलती है कि उपन्यास में किसान बनाम जमींदार, श्रम बनाम पूंजी का संघर्ष स्पष्ट है। यह संघर्ष आगे चलकर गोदान में और तीव्र रूप लेता है। तो गोदान जो है प्रेमचंद का लास्ट अंतिम उपन्यास लिखा गया, गोदान 1935 के आसपास में, ठीक है। और प्रेमाशय तो आपका 1922 के आसपास ही लिखा गया है। तो इसमें जो चीज़ें दिख रही है और नग्नता के साथ प्रदर्शित होती है और एक्सट्रीमिज्म के साथ प्रदर्शित होती है 1935 के अंदर, ठीक है। तो आप लिंक कर पाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यह दिखता है कि प्रेमचंद यथार्थ को नग्न रूप में दिखाते हैं, लेकिन न्याय, करुणा और मानवता के आदर्श को भी बनाए रखते हैं कि न्याय, करुणा और मानवता का जो है एक पुट जो है रहना चाहिए। तो वो प्रेमाशय में दिखाते हैं, बट गोदान में वो इस चीज़ को भी नहीं रखते हैं, राइट। निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि प्रेमाशय किसान जीवन का सशक्त यथार्थ चित्रण है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण संघर्ष और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आगे बात समझ में बिल्कुल क्लियर है। इसमें किसान जीवन का सशक्त यथार्थ चित्रण किया गया है। यह उपन्यास आज भी या उस टाइम के ग्रामीण संघर्ष को दिखाता है, सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में कहा है, और आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि अगर 1900 से लेकर के 1935 के बीच के इतिहास को अगर गायब कर दिया जाए, तो प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर भी या प्रेमचंद के उपन्यासों को समझकर उस उपन्यास को और बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो ये प्रेमचंद की लेखनी का कमाल है, ठीक है। अब यहाँ से आपके मूल प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन जो रेड बॉक्स में बंद है वो बार बार से आपको जो पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो वो उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपके साथ इन पे मॉडल आंसर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। गबन उपन्यास नवजागरण के प्रभाव पर रेखांकित कीजिए। ये काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न। गबन उपन्यास पर नवजागरण के प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो देखिए, गबन बेसिकली प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया, ठीक है। आप ये देखो कि प्रेमचंद जी का जो मूलतः जो लिखने का काल रहा है वो 1918 से लेकर के 1935 34-35 के बीच में रहा है, ठीक है। ये गबन आपका कब लिखा गया, 1931 में, ठीक है। प्रेमचंद का वह उपन्यास है जिसमें भारतीय नवजागरण की चेतना स्पष्ट रूप से दिखती है, ठीक है। नवजागरण ने समाज में नैतिक सुधार, स्त्री जागरण और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित किया, सामाजिक कुरीतियों के विरोध की चेतना पैदा की। नवजागरण का मतलब क्या है? नवजागरण का मतलब जैसे आज की समस्याएं, जैसे भ्रष्टाचार, आज भी नैतिकता गिरती जा रही है, ठीक है। वुमेन्स की कंडीशन, महिला सशक्तिकरण इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगेंस्ट होती हैं उनके, आत्मचिंतन, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। मध्यम वर्गीय समाज और नवजागरण के बारे में क्या लिखते हैं इसमें कि मध्यम गबन बेसिकली क्या है, गबन का समाज नवजागरण से प्रभावित शिक्षित मध्यम वर्ग है, ठीक है। रमानाथ जैसे पात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त हैं, परंतु नैतिक दृढ़ता का उनमें कतई अभाव है, ठीक है। स्त्री चेतना का विकास कैसा दिखता है कि जालपा एक कैरेक्टर है, स्त्री कैरेक्टर है जालपा। आरंभ में आभूषण और सामाजिक प्रतिष्ठा से प्रभावित होती है, अंत में उसे गलानी होती है, आत्मगलानी और नैतिक बोध से वो क्या होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हृदय परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखोगे यह परिवर्तन नवजागरण द्वारा प्रेरित स्त्री आत्मबोध का भी परिमाण है, ठीक है, परिणाम है, सॉरी, है ना। नैतिक सुधार की भावना इस उपन्यास में है क्या, तो देखिए, नवजागरण का मूल उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के चरित्र में सुधार करना। नवजागरण का मतलब है कि नए ढंग से सुधार करना, मतलब व्यक्ति को सुधार दो, समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, बेसिकली इसमें फोकस ये रहता है। तो उपन्यास में अपराध को स्वीकार करना, आत्मसंशोधन करना, सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है। ये तो है कि एक व्यक्ति कैसे सुधर सकता है कि अपने किए गए अपराध को वो एक तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, फिर खुद से ही वो सुधार करना स्टार्ट करे, एक समाज के प्रति वो अपना जिम्मेदारी समझे, उत्तरदायित्व समझे। वो आपको इसमें देखने को मिलता है गबन उपन्यास में। आडंबर और दिखावे की आलोचना इस उपन्यास में देखने को मिलती है कि नवजागरण सामाजिक दिखावे का विरोध करता है, रमानाथ का पतन झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा का परिणाम है, ठीक है। सो इसमें सुधारवादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है कि
प्रेमचंद दंडात्मक नहीं सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। प्रेमचंद जो अपने उपन्यासों में ये कतई नहीं कहते कि अगर वो गलत है तो उसको दंड दे दो, सजा दे दो, नहीं, वो कहते हैं कि उसको हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि महात्मा गांधी की परंपरा से प्रेमचंद आते हैं। तो महात्मा गांधी भी क्या चाहते हैं? अहिंसा के साथ परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं। तो प्रेमचंद ने भी वही रास्ता अख्तियार किया कि उन्होंने किसी को दंड नहीं देना है, उन्होंने किसी में सुधार की संभावनाएं ढूंढनी है। ठीक है, तो सुधार की संभावनाओं के साथ वो काम करते हैं। तो ये क्यों, कौन सी दृष्टि है उनकी? नवजागरण की ही देन है उनके साथ भी। ठीक है, निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं कि निष्कर्षतः गबन नवजागरण की नैतिक, सामाजिक और स्त्री जागरण चेतना का एक सशक्त दस्तावेज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, गबन उपन्यास पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गबन की भाषा कैसी है ना? तो गबन की भाषा पर प्रकाश डालिए, भूमिका कैसी? देखो, गबन की भाषा प्रेमचंद की यथार्थवाद भाषा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी वही बोली है, दोबारा से बोल रहा हूँ कि प्रेमचंद ने 1918 से लिखना मतलब मोटा मोटा लिखना स्टार्ट किया 1918 से लेकर 1935 के बीच में उन्होंने लिखा। शुरू में वो एक आदर्श टाइप के लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने जो है एक्चुअल में समाज में जो स्थिति बनी है, स्थिति है, उसी को जो है प्रदर्शित करना है, मतलब ज्ञान ही नहीं देना है, जो दरअसल स्थिति है समाज में उसको दिखाना है। तो ये गबन लिखा गया आपका 1931 में। तो प्रेमचंद की जो है मेच्योरिटी का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे इस टाइम पे। तो वो यथार्थवादी भाषा शैली में लिखते हैं कि जो दरअसल जमीन पे है वही जो है उपन्यास में नजर आए। ठीक है, तो भाषा कथ्य के अनुरूप सरल है, प्रभावी है और संवादात्मक है। सरल बोलचाल की भाषा में लिखते हैं। ठीक है, भाषा आमजन के निकट की है, सहज और संवाद प्रधान भाषा है उनकी। रमानाथ और जालपा के संवाद घरेलू वातावरण को जीवंत बनाते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति भी यहाँ देखने को मिलती है कि रमानाथ का मानसिक द्वंद्व भाषा के माध्यम से सशक्त रूप से व्यक्त होता है। तो रमानाथ अंदर ही अंदर मानसिक द्वंद्व से गुजरता है, तो उस मानसिक द्वंद्व को जो व्यक्त करने के लिए आपको थोड़ी सी एक एक थोड़ी अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति भी आपको देखने को मिलती है ना। आत्मग्लानि, भय, पश्चाताप भाषा के सूक्ष्म प्रयोग से ही उभरते हैं कि किसी के अंतर्मन की चीज़ों को लिखने के लिए आपको एक सूक्ष्म भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, एक अलग सी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। उसको बेसिकली मनोवैज्ञानिक भाषा बोल सकते हो, तो वो भी इसमें इस्तेमाल की गई है। आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ वो चीज़ भी इसमें है। भावानुकूल भाषा भी है, जैसे कि बीच में आपको तनाव भी देखने को मिलेंगे, है ना। भाषा गंभीर हो जाती है, यहाँ पे प्रेम है, वहाँ पे भाषा कोमल हो जाती है। जहाँ पश्चाताप होता है वहाँ भाषा आत्म आलोचनात्मक भी हो जाती है। ये भाषा को कथ्य से जोड़ती है। ठीक है, भाषा में इस तरह का उतार चढ़ाव गबन में है, एक तरीके का वो एक यथार्थ पैदा करता है। ठीक है, देशज शब्दावली भी इसमें देखने को मिलती है ना। प्रेमचंद हिंदुस्तानी शैली में लिखते थे, तो यहाँ आभूषण, घर गृहस्थी, बाजार, समाज, देशज शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। ये जो शब्द है आपकी, ये बेसिकली कौन से शब्द है? देशज शब्द है ये आपकी। इससे पात्र अधिक विश्वसनीय बनते हैं। ठीक है, विश्वसनीय यूँ बनते हैं कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति किसी चीज़ को, अगर आप जो लैंग्वेज समझते हो उसी लैंग्वेज में आके बताए, तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा ना कि हाँ यार, ये आदमी हमारे टाइप का, इसकी बातों में वही चीज़ जो हम फील करते हैं वो ये बता रहा है, तो ज़्यादा विश्वास उस पर आएगा, राइट। तो वो उस तरह की जो है पात्र यहाँ पे गबन में विश्वसनीय देखने को मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सी लगती है उनको। ठीक है, संवादों की सजीवता यहाँ पे देखने को मिलती है। उपन्यासों में कथा संवाद कथा संवाद जो कथा को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि गबन की जो भाषा न तो अलंकार प्रधान है, न कृत्रिम भाषा है। ये भाषा कथ्य की आत्मा बन जाती है। ठीक है, बनावटी भाषा नहीं है बेसिकली। प्रेमचंद की जीवन दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न होते हैं ना, उसमें प्रेमचंद की जितने भी उपन्यास है, जितना भी आपके पास प्रेमचंद के बारे में नॉलेज है, उनको जोड़ तोड़ के लिखना होता है। तो प्रेमचंद की जीवन दृष्टि काफ़ी व्यापक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे कि मोटा मोटा कुछ पॉइंट, जैसे कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य की यथार्थवादी और मानवतावादी लेखक है। वो मानव के हितों को देखते हुए लिखते हैं, यथार्थ को लिखते हैं। शुरू में आदर्श लिखा है, बट बाद में उन्होंने यथार्थ को लिखा है। तो उनकी जीवन दृष्टि साहित्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार, मानवीय करुणा से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने जीवन को जैसा जिया वैसा ही चित्रित किया, न कि आदर्श के रूप में। ठीक है, तो यथार्थ बोध का बार बार जिक्र मैं कर रहा हूँ, और ये आप जानते हो, ये चीज़, ये यथार्थ को प्रेमचंद के साथ जोड़ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रेमचंद का यथार्थ सतही नहीं है, कि वो सरफेशियल नहीं है, वो सामाजिक शोषण की जड़ों तक पहुँचता है। वो जैसे गोदान में होरी किसान जीवन की त्रासदी का प्रतीक बनता है, गरीबी, कर्ज, जाति व्यवस्था आदि में जो है आदि उसके सब जीवन का हिस्सा बनकर के वहाँ दिखते हैं। ठीक है, मानवतावाद भी वहाँ दिखता है। यथार्थवाद के बाद मानवतावाद। प्रेमचंद के केंद्र में मनुष्य है, वर्ग नहीं। कफन के घीशु माधव अमानवीय नहीं, बल्कि अमानवीय व्यवस्था की शिकार है। लेखक दया नहीं, समझ पैदा करता है ना। तो प्रेमचंद समझ पैदा करना चाहते हैं, वो दया नहीं व्यक्त कर रहे हैं। अगर किसी ऐसे कमजोर वर्ग के खिलाफ, कमजोर वर्ग के पक्ष में लिख रहे हैं, इसका मतलब वो उसके प्रति दया पैदा नहीं करना चाहते समाज में। वो एक समझ पैदा करना चाहते हैं कि इनको भी जीवन जीने का हक है, इनको भी इनके अधिकार मिले। ठीक है, नैतिक चेतना भी यहाँ देखने को मिलती है आपको। प्रेमचंद नैतिकता को एक उपदेश नहीं, बल्कि अनुभव से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सेवा सदन की सुमन पापिणी नहीं, जबकि सामाजिक अन्याय की शिकारी है।
वेश्याओं के प्रति आज भी समाज में दृष्टिकोण कैसा रहता है कि ये बेसिकली ऐसी क्यों है ना? तो बहुत गलत मेंटेलिटी के साथ लोग सोचते हैं कि वो बहुत अलग अलग सोचते हैं, बट दरअसल उनकी स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं अदरवाइज पूरी नहीं हो पा रही है, राइट? तो वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही? क्योंकि उसमें समाज का भी काफ़ी योगदान है ना? तो समाज में गरीबी है, तो उस गरीबी का कारण कौन से लोग हैं? जो अमीरी गरीबी का जो फ़र्क है यही तो है कि गरीब अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? चोरियाँ करेगा, इस तरह के अदरवाइज चीज़ों में इन्वॉल्व होगा जो बेसिकली लॉ के हिसाब से और सामाजिक नैतिकता के हिसाब से वो मान्य नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है समाज इसमें दोषी है, न कि कोई व्यक्ति विशेष। प्रेमचंद जो है यही बताना चाहते हैं इसमें। सुधारवादी दृष्टिकोण भी वो रखते हैं कि बाल विवाह, दहेज, जाति भेद, वेश्यावृत्ति सभी पर प्रेमचंद ने प्रहार किया है। समाधान के रूप में उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है कि व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, समाज शिक्षित हो जाएगा तो शायद कुछ चेंज आ सके। करुणा भी उन्होंने दिखाई, उन्होंने करुणा का स्थान भी रखा है कि करुणा भी एक समाधान पक्ष के रूप में आ सकती है कि अगर समाज किसी वर्ग के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील हो जाए तो उनकी स्थिति में शायद सुधार आ सकता है। सामाजिक जिम्मेदारी भी अगर समाज लेना स्टार्ट करे तो भी चीज़ें चेंज हो सकती है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि प्रेमचंद की जीवन दृष्टि कैसी है? यथार्थवादी है, मानवतावादी है और सामाजिक चेतना का समन्वय है। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। नाउ इसके बाद में एक प्रश्न जो प्रेमचंद, ये तो प्रेमचंद की अपन ने जीवन दृष्टि देख ली। अब प्रेमचंद की कहानी कला, कहानी कला का मतलब क्या है कि वो लिखते किस तरह है, अपनी चीज़ों को किस तरह जो लिखते हैं। कहानी कला का मतलब यहाँ पे कहानी लिखने से ही नहीं है, एक उपन्यास भी एक बड़ी कहानी है, राइट? उपन्यास भी एक कहानी तो है, बट बहुत बहुत बड़ी कहानी है। तो वो कहानी किस तरह लिखते हैं? तो भूमिका में देखो क्या लिखेंगे कि प्रेमचंद हिंदी कहानी को मनोरंजन से सामाजिक दस्तावेज बनाते हैं। कहानियाँ क्यों लिखी जाती है? ताकि मनोरंजन हो सके, बट मनोरंजन के माध्यम से प्रेमचंद क्या करते हैं? सामाजिक सुधार या सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास करते हैं। उनकी कहानी कला जीवन से जुड़ी है, उनकी कहानी कला जीवन से सीधे जुड़ती है ना, जीवन से जुड़ती है, एक लाइफ से जुड़ती है। वो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखते हैं, जबकि समाज में कुछ चेंजेज आ सकें इसलिए लिखते हैं। इसलिए प्रेमचंद को आज भी काफ़ी सम्मान के साथ याद किया जाता है, राइट? कथानक की विशेषता कैसी होती है? देखो, कथानक सरल होता है, संक्षिप्त होता है और उद्देश्यपूर्ण होता है। कि उनकी कोई भी आप रचना पढ़ोगे, कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास पढ़ोगे तो उसमें उनका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के वो नहीं लिखते हैं, मतलब वो स्वउद्देश्य चीज़ें लिखते हैं। ठीक है। सो कथानक कैसा होता है? उनका सरल, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य के साथ वो लिखते हैं, उस चीज़ से कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि पूस की रात में एक रात में किसान हल्कू का संपूर्ण जीवन संघर्ष दिखा देते हैं। पूस की रात उनकी एक कहानी है छोटी सी, उस एक रात की कहानी है बस। ये एक रात में पूरी उनकी जो किसान की व्यवस्था, कुछ किसान की जो स्थिति है वो उसमें नजर आती है कि वो जीवन भर किस तरह संघर्ष में पड़ा ही रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। हल्कू बेसिकली अपने ज़िंदगी में एक कंबल नहीं खरीद पाता, प्रॉब्लम ये है इसके साथ। कहानी का निष्कर्ष ये है। तो ये बिल्कुल सत्य है, राइट? किसान अब पैसे बचाते फिर भी वो चीज़ नहीं खरीद पाता जिसकी आकांक्षा उसको थी। जैसे कि होरी गोदान में क्या क्या नहीं खरीद पाता, गाय की उसकी आकांक्षा अधूरी ही रह जाती है। ठीक है। सो इस प्रकार पात्र निर्माण कैसा होता है? तो पात्र बेसिकली जीवित हो उठते हैं, प्रतीकात्मक भी होते हैं। जैसे कि होरी गोदान में गीसू माधव कफन में और सेवा सदन में सुमन। गोदान का होरी आपको याद रह जाता है, गोदान खत्म करने के बाद कफन में आपको गीसू माधव याद रह जाते हैं और सेवा सदन की आपको सुमन याद रह जाती है जब आप उपन्यास खत्म करके उठते हो। और कोई भी पात्र आपको इतने उभरते याद नहीं होते क्योंकि पीड़ित वर्ग है ये, और ये पात्र बेसिकली जीवित हो जाते हैं इसलिए आपको याद रह जाते हैं, राइट? नाउ इसके बाद संवाद और भाषा कैसी है? तो संवाद बेसिकली स्वाभाविक है, क्षेत्रीय प्रभाव युक्त है। ये इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है, यही पात्रों को जीवंत बनाती है। मैंने आपको जैसा पहले भी समझाया, पात्रों की भाषा ही उनको जीवंत बनाती है। सामाजिक चेतना कैसी है? कि हर कहानी किसी समस्या से जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई गरीबी से जुड़ी हुई है, कोई जाति से जुड़ी हुई है, कोई नारी शोषण से जुड़ी हुई है। जैसे कि ठाकुर का कुआं एक कहानी है उनकी। ठाकुर का कुआं से मतलब है कि कोई ठाकुर का कुआं है तो मतलब कोई पानी से नहीं भर सकता। तो बेसिकली इसमें जातिगत अन्याय का सशक्त चित्रण देखने को मिलता है। हमारी बात समझ में? तो हर एक कहानी स्वउद्देश्य है, सामाजिक चेतना के साथ लिखी हुई है। कि ठाकुर का कुएं का मतलब वो ठाकुर ही पानी पियेंगे उससे या स्वर्ण जाति ही पानी पियेंगी, ऐसा नहीं है, बाकी और भी पीनी चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं उसके माध्यम से वो। ठीक है। इसके बाद में आगे मूव करें तो अंत की प्रभावशीलता भी उनमें देखने को मिलती है कि जब उनका कोई भी कहानी उपन्यास एंड होता है ना तो वो एक अलग अंदाज में आ जाते हैं। कि प्रेमचंद के अंत चौंकाने वाले और विचारोत्तेजक होते हैं। कि एंड में है ना व्यक्ति के अंदर एक विद्रोह पैदा हो जाता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो अंत की प्रभावशीलता भी वहाँ उनको देखने को मिलती है। कफन का अंत पाठक को क्या कर देता है? झकझोर करके रख देता है। ठीक है। कि जिंदगी भर आदमी पेट नहीं भर पाया और उसको मरते टाइम पे भी कफन चाहिए, है ना? तो संघर्ष क्या रहा जीवन में फिर? कफन का क्या औचित्य है? अगर जीवन में व्यक्ति कोई अगर एक दिन का खाना है भी ठीक से नहीं कर सका तो ये इसमें विडंबना है बेसिकली, इसको दिखाई गई है। तो इसमें पाठक अंत में बेसिकली झकझोर करके रख देते हैं वो, इस तरह की उनकी लेखन शैली है। ठीक है। निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानी कला यथार्थ, संवेदना और शिल्प का संतुलित रूप है। इसी कारण वे हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार भी है। ठीक है।
इसके बाद आप देखो तो सेवा सदन उपन्यास के आधार पर सुमन का चरित्र चित्रण, ये काफ़ी बार पूछा गया रिपीटेडली, सिमिलर एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सुमन के बारे में वैसे बता दिया कि सुमन क्या क्या सुमन किस तरह की कैरेक्टर है उस सेवा सदन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली सुमन सेवा सदन की क्या है, नायिका है, बेसिकली मेन सेंटर यही है, ठीक है। सुमन सेवा सदन की केंद्रीय नायिका है। उसका चरित्र स्त्री जीवन की त्रासदी और समाज की संवेदनहीनता को उजागर करता है। पारिवारिक जीवन कैसा है उसका, पारिवारिक जीवन में बेसिकली सुमन का विवाह असफल हो जाता है और प्रेम विहीन होता है, इसमें कोई प्रेम नहीं होता इस विवाह के अंदर, ठीक है। पति की उपेक्षा उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। और फिर वेश्यावृत्ति की ओर पतन, है ना। सुमन का पतन नैतिक कमजोरी नहीं है। सुमन जब अपने अपने मैरिड लाइफ से परेशान हो जाती है तो वो फिर उसको छोड़ करके सेवा सदन नाम की एक संस्था होती है। सेवा सदन बेसिकली आप समझ लो इसको कि जहाँ सारी वेश्याएं रहती है उसको सेवा सदन बोला गया। ये एक संगठन है, बेसिकली सुधारवादी संगठन है ये, ठीक है। तो ये संगठन है बेसिकली, या इसको रिकंस्ट्रक्शन वाली सोसाइटी है, बेसिकली कह सकते हो कि जो वुमेन्स टूट जाती है जिंदगी से वो यहाँ आ सकती है, ऐसा। तो सुमन का पतन नैतिक कमजोरी नहीं है, सामाजिक बुराई है या सामाजिक मजबूरी है। प्रेमचंद इसी समाज की विफलता मानते हैं, न कि सुमन की विफलता। आत्मबोध और परिवर्तन भी यहाँ देखने को मिलता है कि सुमन आत्मगिलानी से गुजरती है, सेवा सदन संस्था से जुड़कर नारी सेवा का मार्ग अपनाती है, ठीक है। नारी चेतना की प्रतीक भी है सुमन। सुमन साहसी, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनती है। वह गिरी हुई स्त्री नहीं बल्कि उठ खड़ी हुई स्त्री है कि वो अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में संभाले। अब वो शुरू हो चुकी है, उसने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली, किसी और के हाथ में नहीं थोपी, ठीक है। प्रतीकात्मक महत्व क्या है इसका कि सुमन समाज द्वारा शोषित स्त्री का प्रतीक है। उसका पुनर्निर्माण आशा और सुधार का संकेत है, ठीक है। वो जो स्टेप लेती है वो एक आशा और सुधार का संकेत है कि वहां से उसके जीवन में शायद कोई बदलाव आए, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि सुमन का जो चरित्र है प्रेमचंद की नारी दृष्टि और मानवतावाद को स्पष्ट करता है और यही उपन्यास की आत्मा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। गबन की भाषा मैंने आपको बता दी है। रंगभूमि में अंग्रेज, ये आपका 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ये आपका सेवा सदन की औपन्यासिकता मैंने आपको बता दी। सेवा सदन काफ़ी विस्तृत उपन्यास है ना, फिर भी आपको मिल जाएगा इसमें। ये आपका नहीं पूछा गया, अवध का किसान आंदोलन, ये नहीं पूछा गया आपको। करने टोटल 4-5 क्वेश्चन ही आप आराम से कर लोगे इतने में से। रंगभूमि की अंग्रेजी सत्ता का चित्रण कीजिए। इसमें रंगभूमि क्या है, ये भी किसान समस्या पर आधारित है बेसिकली। तो रंगभूमि में अंग्रेजी सत्ता का चित्रण औपनिवेशिक शोषण के रूप में हुआ है। यह सत्ता पूंजी और कानून प्रशासन के माध्यम से काम करती है। ये किस पे काम करती है, पूंजी कानून और प्रशासन के माध्यम से काम करती है। जॉन सेवक का चरित्र कैसा है, देखो जॉन सेवक क्या है, अंग्रेजी पूंजीवाद का प्रतीक है, ठीक है। ये कैरेक्टर है इसमें। उद्योग स्थापित करने के नाम पर गरीबों की भूमि हड़पना सत्ता का दमनकारी रूप है, ठीक है। कानून का दुरुपयोग यहाँ देखने को मिलता है रंगभूमि में, ठीक है। अंग्रेजी सत्ता कानून को न्याय का नहीं शोषण का हथियार बनाती है, ठीक है। तो ये तो सत्य है ना कि अंग्रेजों ने किया क्या है, कानून बना बना करके उनको एज ए हथियार यूज करा ना उन कानूनों का, ठीक है, हथियार के रूप में यूज करा उन्होंने। हाँ, इस रंगभूमि में जिस तरह गोदान में होरी नजर आता है आपको, इस यहाँ सूरदास की जो है एक सूरदास की स्थिति नजर आती है। तो रंगभूमि में जो है केंद्रीय जो आपका पात्र कौन आता है, सूरदास। तो कानून के चालों से इसकी जमीन छिन जाती है सूरदास जी की, ठीक है। मानवीय संवेदना यहाँ देखने को मिलती है कि अंग्रेज अधिकारी जो है संवेदनहीन है और मुनाफा केंद्रित है, उसके मानव मूल्य गौण हो जाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का स्वर यहाँ देखने को मिलता है कि सूरदास जो है बेसिकली नैतिक प्रतिरोध का प्रतीक है। वो इसका जो है विरोध करता है। अंग्रेजी सत्ता के सामने सत्य और आत्मसम्मान की जो है अंत में विजय होती है इसके अंदर। इसमें हृदय परिवर्तन हो जाता है लास्ट में, इस तरह। राष्ट्रीय चेतना, इसमें प्रत्यक्ष राजनीति तो नहीं है परंतु औपनिवेशिक विरोध की स्पष्ट भावना है ना। राजनीति नहीं होती इसके अंदर उपन्यास में, इसमें बेसिकली किसान की जो है अपनी स्थिति दिखाई जाती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि रंगभूमि में अंग्रेजी सत्ता अमानवीय, शोषक और दमनकारी रूप में चित्रित है। यह उपन्यास औपनिवेशिक व्यवस्था की विरुद्ध नैतिक घोषणा है। औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध क्या है, एक नैतिक घोषणा है, ठीक है। मतलब औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाना, एक आम नागरिक खड़ा होता है सूरदास। तो ये इसमें दिखाया गया है कि इस उपन्यास को पढ़ करके बाकी व्यक्ति भी जो है खड़े हो जाएं इस तरह, ठीक है, उसका विरोध करें। रंगभूमि उपन्यास का उद्देश्य क्या है, ये भी रिपीटेडली पूछा गया है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, काफी ज्यादा पूछा गया है इसको बार बार। तो रंगभूमि आपका लिखा गया 1925 में। ये प्रेमचंद का विचार प्रधान और सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है। इसका उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं बल्कि औपनिवेशिक पूंजीवाद और मानवीय मूल्यों के संघर्ष को उजागर करना है, ठीक है। औपनिवेशिक शोषण की आलोचना इसमें की जाती है। उपन्यास में अंग्रेजी शासन द्वारा उद्योग, पूंजी, कानून के माध्यम से समाज का शोषण दिखाया गया है कि अंग्रेजों ने किया क्या। देखो अंग्रेजों ने बेसिकली यहाँ उद्योग लगाए अपने, ठीक है, उद्योग उन्होंने लगाए,
ठीक है, उन्होंने पैसे यहाँ से इकट्ठे किए, है ना, पूंजी यहाँ पे लगाई केवल अपने मतलब के लिए, और कानून बनाए, कानून से यहाँ के लोगों के हाथ पैर बांधे उन्होंने, उद्योगों से अपनी जेबें भरी और उन्होंने ब्रिटेन भेजा। इससे क्या हुआ, भारतीय समाज का शोषण हुआ। ठीक है, भारतीय समाज में कौन से वर्ग, मजदूर, किसान, इनका शोषण हुआ। बड़े वर्गों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट इनका ज़्यादा शोषण हुआ। ठीक है, सो ये इस तरह आप ध्यान रखोगे इसको। नाउ इसके बाद में आकर मूव करें आगे, तो जॉन सेवक जैसे पात्र विदेशी पूंजा और सत्ता के प्रतीक हैं। मानव बनाम पूंजी, मानवता बनाम पूंजीवाद, है ना। तो रंगभूमि का केंद्रीय उद्देश्य मानव मूल्यों की रक्षा करना है। सूरदास एक अंधा भिखारी है, मानवीय गरिमा, नैतिक साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उसके लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं बल्कि अस्तित्व है। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ प्रतिरोध की चेतना कैसी है, देखो इसमें सूरदास का संघर्ष शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि नैतिि बल का संघर्ष है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कमजोर व्यक्ति भी सत्य और साहस से सत्ता को चुनौती दे सकता है ना। सेम चीज आप लिख सकते हो इसको आराम से। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्श तो है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दरअसल एक आम व्यक्ति इतना विरोध नहीं कर सकता, बट ये आदर्श दिखाया गया कि एक आम व्यक्ति भी विरोध कर सकता है। पहली बात तो आदर्श ही है, बट यथार्थ क्या है, यथार्थ इसमें कठोर है। लेकिन प्रेमचंद आशा और नैतिक आदर्श नहीं छोड़ते, कि उन्हें फिर भी एक उम्मीद है कि नहीं, इस तरह जो है उपन्यासों को पढ़ेंगे लोग तो शायद वो फिर भी एक उम्मीद जगेगी कि शायद वो खड़े हो जाए। तो सूरदास की मृत्यु नहीं बल्कि सूरदास की मृत्यु क्या, मृत्यु जाती है एक्चुअली सूरदास जी की इसमें, तो ये उनकी पराजय नहीं बल्कि उनकी नैतिक विजय है। ठीक है, सामाजिक चेतना का विस्तार जो है इसमें कैसा है, यहाँ पे किसान मजदूर दलित, नगर ग्राम संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तियां देखने को मिलती है। निष्कर्षतः रंगभूमि का उद्देश्य पूंजीवादी अमानवीयता का विरोध, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। यह उपन्यास नैतिक प्रतिरोध का महाकाव्य है। ठीक है, नैतिक प्रतिरोध का क्या है, ये महाकाव्य है। ठीक है, गबन एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। ठीक है, ये भी आपका एक दो बार पूछा गया है ना, गबन के कैरेक्टर वाले काफी बार पूछा गया, जैसे कभी सुमन का कैरेक्टर पूछ लेंगे, कभी गबन में कोई चरित्र प्रधान उपन्यास इसको पूछ लेंगे, तो आप इसको पढ़ लोगे क्योंकि मैंने आपको एक बार इसको पढ़ा दिया है, राइट। इसे आप रीड कर लोगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद अपन आगे मूव करें तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है आपका, हाँ, साहित्य जीवन की आलोचना है। तो प्रेमचंद की कथा साहित्य का मूल्यांकन करना है। देखो साहित्य जीवन की आलोचना, तो बात प्रेमचंद साहित्य का इस्तेमाल क्यों करता है, साहित्य का इस्तेमाल वो करते हैं कि वो जो भी लिखें वो समाज के उन वर्गों के लिए काम आ सके, समाज के उन वर्गों का हित साध सके जो कि कमजोर है, जो बेसिकली अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं कर पाते। तो यही तो है साहित्य, जीवन की आलोचना ही तो है। तो जीवन की आलोचना ही तो वो लिखते हैं। अगर किसानों के जीवन में संघर्ष है तो वो जीवन की आलोचना कर रहे हैं, किसानों के जीवन का जिक्र करके कि इनका जीवन ठीक नहीं है। अगर स्त्री वेश्यावृत्ति की तरफ चली जा रही तो उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। तो आपने जितने भी उपन्यास, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन ये पढ़े, इनके आधार पर इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, तो साहित्य जीवन की आलोचना ये प्रेमचंद की कथा साहित्य का पूर्णतः लागू होता है, बिल्कुल सत्य है ये। प्रेमचंद का साहित्य यथार्थ को केवल चित्रित नहीं करता बल्कि उसकी आलोचना करता है। ठीक है, जीवन की यथार्थ की आलोचना किस प्रकार करते हैं प्रेमचंद की कथा साहित्य में, गरीबी, शोषण, जाति व्यवस्था, नारी दमन, यही तो टॉपिक आते हैं उनके यहाँ पे। गरीबी, शोषण, जाति व्यवस्था, नारी दमन, औपनिवेशिक सत्ता का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। जैसे कि गोदान में किसान की जीवन की त्रासदी है। ठीक है, जीवन की त्रासदियां देखने को मिलती है। कफन के अंदर आपको सामाजिक संवेदनहीनता की आलोचना देखने को मिलती है। व्यवस्था पर प्रहार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे प्रेमचंद व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की आलोचना करते हैं। प्रेमचंद का गोदान का होरी मेहनती है फिर भी शोषण का शिकार है। दोष चरित्र का नहीं, सामाजिक संरचना का है। समझ में आ रही बात है ना। ना इसके बाद में आप देखो तो नैतिक और मानवीय दृष्टि भी यहाँ देखने को मिलती है कि प्रेमचंद का साहित्य नैतिक प्रश्न उठाता है। ठीक है, कौन से प्रश्न उठाता है, नैतिक प्रश्न उठाता है। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति को नैतिक पतन नहीं, सामाजिक व्यवस्था बताया गया है। आदर्शोन्मुख आलोचना करते हैं। ठीक है, आलोचना करते हैं प्रेमचंद का उद्देश्य केवल दोष दिखाना नहीं बल्कि सुधार की संभावनाएं भी दिखाना है। ठीक है, तो वो सुधार की संभावनाएं भी दिखाते हैं। ठीक है, रंगभूमि में सूरदास अन्याय के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध का प्रतीक है। ये नैतिक प्रतिरोध तो करता है सूरदास, है ना। भाषा और शिल्प कैसा रहता है इनके यहाँ पे, सरल संवादात्मक होता है ना, सरल होता है, संवादात्मक भाषा होती है। आलोचना उपदेशात्मक नहीं होती है, कथात्मक होती है। ठीक है, निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि प्रेमचंद का कथा साहित्य जो है जीवन की गहरी आलोचना है, लेकिन मानवता और आशा से जुड़ा हुआ रहता है। हताश नहीं हो जाते प्रेमचंद अंत में। कहने का मतलब ये मार्क्सवादी उपन्यासकार जो क्या होते हैं, जीवन से हताश होकर के वो लिखते हैं एकदम खड़ी बोली में, बट प्रेमचंद ने लिखा है, बट लास्ट में इन्होंने क्या सुझाव भी दिए। हताश निराश नहीं हो जाते, एक उम्मीद फिर भी दे देते हैं कि नहीं अभी भी चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी की परंपरा से आते हैं। महात्मा गांधी क्या है, रेजिस्टेंस रखते हैं, एक लंबा प्रक्रिया में जाना उनको ठीक लगता है, बनस्पत की क्रांति कर देना। क्रांति से तो क्या खून खराब होता है, और प्रेमचंद जो है वैसे है नहीं। तो ये आदर्शवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ है कि एक्चुअल में इसी से चीज़ें चेंज हो सकती है, राइट।
तो ये आशा और मानवता को लेकर के चलते हैं, इसलिए वे साहित्य को सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व से जोड़ते हैं। ठीक है। प्रेमाश्रम उपन्यास के आधार पर ज्ञान शंकर की चारित्रिक विशेषताएं, ये मैंने आपको ज्ञान शंकर के बारे में बता दिया है शुरू में ही। ठीक है, तो दोबारा रीड करने की आवश्यकता नहीं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना, तो आप इसको पढ़ोगे, राइट। सो इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, वापस वही चीज़ें हैं, कोई अलग नहीं है इनके अंदर। ठीक है। नाउ इसके बाद में सेवा सदन उपन्यास का वस्तु संगठन। देखो वस्तु संगठन पूछ ले, उपन्यास के ऊपर कोई ओवरऑल क्वेश्चन पूछ ले, तो ओवरऑल क्वेश्चन के ऊपर फिर आपको क्या लिखना है, आपको वो सारा का सारा लिख देना जो आप उस उपन्यास के बारे में जानते हो, बट हाँ थोड़ा सिस्टमेटिकली। जैसे सेवा सदन 1918 में सामाजिक सुधार व चेतना का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसका वस्तु संगठन मतलब इसमें क्या क्या जिक्र मिलता है, मतलब विशेषतः नारी के बारे में, नारी जीवन के बारे में देखने को मिलता है। वेश्यावृत्ति, विवाह संस्थान, नैतिक पाखंड के इर्द गिर्द ये निर्मित होता है। वस्तु संगठन कैसा है कि कथानक में विषयों की क्रमबद्धता, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण संरचना है। सेवा सदन में विषय व्यक्ति से समाज की ओर विस्तृत होता है। ठीक है। सुमन के जीवन से कथानक का विकास होता है, जैसे कि उपन्यास का केंद्र तो सुमन है, बट यहाँ पे बाल विवाह दिखाया जाता है, एक असफल दाम्पत्य दिखाया जाता है, फिर सामाजिक उपेक्षा आती है। तो एक क्रमबद्ध जो है कथानक का विकास होता है, यूँ नहीं कि कहीं से बीच से शुरू हो जाते हैं प्रेमचंद, नहीं, पहले पूरी भूमिका बनाते हैं, उसके बाद पूरी चीज़ को आगे ले जाते हैं वो। ठीक है। तो सुमन का वेश्यावृत्ति की ओर जाना सामाजिक विफलताओं का परिणाम है, न कि व्यक्तिगत पतन। वेश्यावृत्ति के कारण और परिणाम क्या है कि वो नैतिक अपराध नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था से प्रस्तुत करते हैं। सेवा सदन बेसिकली क्या है, यहाँ पे सुधार और पुनर्वास का प्रतीक है। जैसे कि एक बच्चा अगर कोई छोटा मोटा अपराध करते तो उसको एक चाइल्ड कोर्ट होते हैं, या फिर आप देखो जुवेनाइल जस्टिस आप देखते हो, वो वाले किशोर न्यायालय वाले होते हैं, उस तरह वो सुधार संस्था है बेसिकली एक, कि बच्चा किसी माइनर ने अपराध कर दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कोई बड़ी गंभीर सजा दे दो, नहीं, उसको सुधारा जा सकता है, उसकी सुधार की संभावनाएं हैं। तो प्रेमचंद भी यहाँ पर जो है सेवा सदन को एक सुधार संस्था के रूप में देखते हैं, पुनर्वास संस्था के रूप में जो दिखाते हैं। ठीक है। जिसको आप वैशाल्य बोलते हो वही सेवा सदन है बेसिकली, यहाँ पे कहने का मतलब सुधारवादी दृष्टि यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि सुधारवादी पात्रों के माध्यम से समाज सेवा, नारी उद्धार, नैतिक पुनर्निर्माण, ये इसमें दिखाते हैं। प्रेमचंद आदर्शवाद को इतिहास से जोड़ते हैं, पर इसको उपदेशात्मक नहीं बनाते हैं। ठीक है। सहायक प्रसंगों का संगठन है यहाँ पे, जैसे कि विवाह प्रथा, पुरुषों का दोहरा नैतिक मापदंड देखने को मिलता है, धार्मिक पाखंड देखने को मिलता है। वही सेम चीजें निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि सेवा सदन का वस्तु संगठन पूर्णतः सुसंगठित और उद्देश्यपूर्ण है, बिखरावन नहीं है बेसिकली। ठीक है। प्रेमचंद की यथार्थवाद संबंध में विचार मैंने आपको बता दिया, प्रेमचंद पूरे यथार्थवाद से भरे हो जाते हैं लास्ट में, है ना, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट करोगे, राइट। नाउ इसके बाद में वही वापस चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। रंगभूमि में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद दिखाया गया है कि सूरदास अपना विरोध करते हैं, बट वो नैतिक जो है चुनौती देते हैं बेसिकली। तो उस तरह से ये इसको अंधे हैं, गरीब है, दलित किसान है, बट स्टिल फिर भी वो संघर्ष करते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे अलग कुछ नहीं है, वापस ये पूछा गया है दोबारा से। ठीक है। मैं जो क्वेश्चन लिखे जो जितने प्रश्न इसमें हैं वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं आएगा इसमें से। ठीक है। सो रंगभूमि के आधार पर ज्ञान शंकर की जीवन दृष्टि, वापस वही कि ये मध्यम वर्गीय पात्र है, शिक्षित मध्यम वर्गीय पात्र, ये मानसिक द्वंद्व से गुजरता है। ठीक है। इसकी जीवन दृष्टि बौद्धिक है, मानवतावादी और वैचारिक द्वंद्व से भरी पड़ी है। ठीक है। बौद्धिक चेतना यहाँ पर है, नैतिक द्वंद्व इसको होता है, मानवतावादी दृष्टि इसके अंदर है, सूरदास के प्रति वो सम्मान रखता है। ठीक है। आदर्श यथार्थ के बीच उनमें जो है ज्ञान शंकर नेतृत्वपूर्ण आदर्शवादी है, अवसरवादी है, वह शिक्षित मध्यम वर्ग की का प्रतिनिधि करता है, जो अन्याय को पहचानता है पर निर्णायक रूप से कोई कदम नहीं उठा पाता है। वही मध्यम वर्ग की जो स्थिति है वही इसके साथ में है। ठीक है। सो इसी के साथ ये आपका लेक्चर यही एंड होता है। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसकी पीडीएफ को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो ताकि आपका ठीक से रिवीजन भी हो सके, तो आप जो है टेलीग्राम पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टेलीग्राम का जो हैंडल है, ये है आपका @स्टैटिक मित्रा, स्टैटिक MITRAA। इसको आप सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू so much for watching till the end. We'll meet in next video. Jai Hind.